पेडोफिलिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक आदमी औरत 14 या 13 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों के पीछे सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं। और ये कंडीशन अधिकतर उन लोगों में पैदा होती है जो लोग ज्यादातर डिप्रेशन में लंबे वक्त तक रहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपनी इस कंडीशन को थेरेपिस्ट के जरिए ठीक करने के बजाय पेडोफिलिया जैसी साइकोलॉजिकल कंडीशन के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपनी विकृत सेक्सुअल फैंटेसीज को अपराध के रूप में पूरा करते हैं। और ऐसी ही मेडिकल कंडीशन का गुलाम था रविंदर कुमार। जी हाँ, ये कहानी है सीरियल किलर रविंदर कुमार की, जिसने न केवल दर्दनाक मौतों को अंजाम दिया था बल्कि उसने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ रेप जैसी जघन्य हरकतों को भी अंजाम दिया था। और बच्चों के रेप करने के पीछे की उसकी वजह भी बड़ी ही अजीब और गरीब थी, जिसको जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इस केस के दो पहलू हैं। मैं आपको दूसरा पहलू वीडियो के एंड में बताऊंगा। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इनटू द अननोन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बिना रुके यूं ही पहुंचते रहें। रविंदर कुमार का जन्म 1991 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। रविंदर के पिता आउटर दिल्ली में प्लम्बर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। रविंदर एक गरीब परिवार से था, इसलिए उसका पूरा बचपन गरीबी में ही बीता था। अक्सर आर्थिक तंगी से इसके परिवार को जूझना ही पड़ता था, जिसके कारण ऐसी बहुत सी ख्वाहिशें थीं जिनको रविंदर पूरा करना चाहता था। लेकिन रुपयों के अभाव में वो अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाया। उसके माँ बाप के अकॉर्डिंग रविंदर अपने बचपन में बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही था। वो स्कूल जाता था, घर आता था, बाहर बच्चों के साथ खेलता था, बस सब कुछ नॉर्मल बच्चों जैसा ही था। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे ये लगे कि रविंदर में कुछ एबनॉर्मल है। लेकिन जब वो अपने टीनेज में आया तब उसके अंदर छोटे बच्चों के प्रति एक अलग ही अट्रैक्शन पैदा होने लगा। लेकिन अभी तक उसने किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं किया था। वो बस बच्चों से बात करता, उनको छूता और बस सेटिस्फेक्शन महसूस करता। लेकिन साल 2008 में 17 साल की उम्र में उसने अपना पहला क्राइम किया। एक दिन रविंदर को दिल्ली मेट्रो स्टेशन की कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक 8-10 साल की लड़की उसको खेलती हुई मिली। वो लड़की वही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले एक मजदूर की बेटी थी। रविंदर ने उस बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाया और फिर उसको वो एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर वो उस बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बच्ची बार बार उससे बचकर जाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए रविंदर ने उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को गला दबाकर मार दिया और फिर उसने सबसे घिनौना काम उस बच्ची के साथ किया। उसने उस बच्ची को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ रेप किया। यानी कि अब वो एक पेडोफाइल के साथ साथ एक नेक्रोफाइल भी बन चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दो, नेक्रोफाइल उन लोगों को बोला जाता है जो किसी की लाश के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं। खैर, उस मासूम बच्चे की बॉडी को ठिकाने लगाकर रविंदर बिना दिल में कोई गिल्ट लिए आराम से अपने घर चला गया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कोई इतना ज्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकता है। कैसे कोई एक मासूम से बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। जब बहुत देर हो गई और बच्ची अपने घर नहीं आई तब सब समझ गए कि बच्ची गुम हो गई है। और फिर उसके माँ बाप पुलिस के पास गए और अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस ने भी तहकीकात करनी तुरंत शुरू की। पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगा रविंदर तक पहुंचने में। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह थी कि रविंदर ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था, लेकिन फिजिकल एविडेंस की कमी की वजह से पुलिस ने उसको छोड़ दिया। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी आसानी से उस वक्त वो कैसे बच गया। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह थी कि उस बच्चे की लाश कभी भी पुलिस को नहीं मिली। मुझे लगता है कि अगर पुलिस थोड़ी सी संजीदगी बरतती तो आगे आने वाली मौतों को रोका जा सकता था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रविंदर जब और बड़ा हुआ तब वो कॉलेज जाने लगा, लेकिन रुपयों की किल्लत के चलते उसको कॉलेज छोड़ना पड़ा और रविंदर छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। नौकरी करने से उसके पास कुछ रुपए आने लगे थे और उन रुपयों से वो नशा करने लगा। वो ड्रग्स लेने लगा, शराब पीने लगा और दूसरे सस्ते नशे करने लगा। और वो नशे की हालत में खूब पॉर्न मूवीज देखने लगा था। और पॉर्न में भी उसकी एक खास कैटेगरी में दिलचस्पी थी और वो कैटेगरी थी चाइल्ड पॉर्न। इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी की लत ने उसके दिमाग में और ज्यादा एडिक्शन पैदा किया छोटे बच्चों के प्रति। और इसी एडिक्शन के चलते रविंदर ने अपना दूसरा गुनाह 2009 में किया। रविंदर ने एक मजदूर के बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और वहां पर उसको मारकर उसकी लाश के साथ उसने रेप किया। पहले वाले केस की तरह इस बार भी उस लड़के के माँ बाप पुलिस के पास गए और उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने फिर से रविंदर को रिमांड पर लिया, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार फिर से रविंदर सबूतों की कमी की वजह से बच निकला। रविंदर अब दो बार जुर्म करने के बावजूद भी बच गया था, इसलिए उसे लगने लगा कि वो ऐसे ही जुर्म करके हर बार बच जाएगा। अब उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। अब रविंदर एक बेलगाम हत्यारा बन गया था। उसके सबसे ज्यादा टारगेट रेलवे स्टेशन पर घूमने वाले बच्चे, अनाथ बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चे हुआ करते थे। वो ऐसे बच्चों को टारगेट करता था जिनकी परवाह करने वाला ज्यादा कोई नहीं होता था। रविंदर ने दिल्ली, मुंडका, समयपुर बदली,
बेगमपुर और दिल्ली के आसपास के इलाकों में अपना आतंक खूब मचाया। साउथ दिल्ली के बेगमपुर में साल 2010 में उसने एक 8 साल के लड़के को अगवा किया और उसके साथ रविंदर ने दरिंदगी की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा रविंदर की उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था। वो बच्चा उसके पकड़ में आसानी से नहीं आ रहा था। वो बच्चा बार बार संघर्ष किए जा रहा था। इसलिए गुस्से में आकर रविंदर ने उस बच्चे का गला अपने पास रखे चाकू से काट दिया और उस बच्चे को मरा समझकर वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन उसको इस लड़के का गुड लक कहूं या फिर रविंदर का बैड लक, वो लड़का मरा नहीं था, बल्कि वो गला कटने की वजह से बस बेहोश हुआ था। वो लड़का जख्मी हालत में पुलिस को एक नाली के पास मिला था। उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था। पुलिस उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। वहां पर उसका इलाज हुआ। जब वो होश में आया तब पुलिस ने उसके बयान लिए। अब मैं जो आपको आगे बताऊंगा उसको सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। पुलिस ने फिर से रविंदर को रिमांड पर लिया, पर इस बार भी, जी हाँ इस बार भी रविंदर पुलिस से बच गया, क्योंकि वो लड़का रविंदर को ठीक से पहचान नहीं पाया था। ये तीसरी बार था जब रविंदर एक और गुनाह करके बच निकला था। उसको अब यकीन हो गया था कि उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी सोच ने उसको और ज्यादा क्राइम करने के लिए बढ़ावा दिया। रविंदर ने सिलसिलेवार तरीके से अपने जुर्मों को बदस्तूर जारी रखा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके गुनाह उसके लिए काल बनने वाले थे। 14 जुलाई 2011 को एक 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन शाम को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसी लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस लड़के के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की गई है। पुलिस उस लड़की की लाश के आसपास सबूत ढूंढ रही थी। तभी सबूत ढूंढने के दौरान पुलिस को एक आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला। उस ड्राइविंग लाइसेंस पर उस आदमी का नाम लिखा था सनी। पुलिस को लगा कि शायद यही आदमी होगा जिसने उस बच्चे के साथ बदसलूकी की है और बदसलूकी करते वक्त उसका लाइसेंस जेब से निकलकर गिर गया होगा। जब पुलिस उस लाइसेंस पर लिखे एड्रेस पर गई तो वहां पर पुलिस को वो सनी नाम का आदमी मिला। पुलिस सनी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई। वहां पर उससे काफी सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सनी ने पुलिस को बताया कि एक रात 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया था और उसका सारा सामान वो लोग लूट कर ले गए थे। उसी सामान में उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था। पुलिस ने सनी को कुछ अपराधियों की तस्वीरें दिखाई, जिनमें से एक अपराधी को सनी ने पहचान लिया था और वो शख्स था रविंदर। रविंदर ने ही अपने 2 और साथियों के साथ उस रात सनी को लूटा था। पुलिस के पास इस बार पुख्ता सबूत थे रविंदर के खिलाफ। पुलिस ने थोड़ी देर में उसके मुंह से उसका गुनाह उगलवा लिया था। पुलिस को रविंदर ने बताया था कि उसने ही उस 6 साल की बच्ची को मारा है। उसने बताया कि दिन के समय वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ हेल्पर के रूप में काम करता था और रात में वो नशा करता था और चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखा करता था। वो लोगों को एकदम नॉर्मल लगता था। कभी कभार बीच बीच में अपने माँ बाप से ही मिलने जाया करता था। उसने बताया कि नशा करके पोर्नोग्राफी देखने के बाद वो उस बच्चे के शिकार पर निकल जाया करता था जो बच्चा उसको पसंद आता था। और सबसे अहम बात, नशा करने के बाद उसके अंदर बच्चों के साथ बदसलूकी करने का अर्ज और ज्यादा बढ़ जाया करता था। उसने बताया कि कभी भी उसने किसी जिंदा बच्चे का रेप नहीं किया, बल्कि उनको मारकर ही वो उनकी लाशों के साथ बदसलूकी करता था। इसके पीछे उसका तर्क था कि जब वो बच्चों के साथ बदसलूकी करता था तब बच्चे बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाने लगते थे। वो उसकी गिरफ्त से भागने की कोशिश करते थे और ये बात रविंदर को पसंद नहीं थी। इसलिए वो बच्चों को मार देता था और फिर उनके साथ बदसलूकी करता था, क्योंकि मरने के बाद वो बच्चे कोई हरकत नहीं करते थे, वो चिल्लाते नहीं थे और कोई उसका खुलासा नहीं कर सकता था। रविंदर ने पुलिस को बताया कि वो बच्चों को चॉकलेट या टॉफी का लालच देकर उनको अपने पास बुलाया करता था और कभी कभार 10 या 20 रुपए देकर उनको अपने पास बुला लिया करता था। और जो बच्चा उसके पास आने से मना कर देता था वो उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाया करता था। वो उन बच्चों को खाली कंस्ट्रक्शन साइट पर, शमशान घाट पर या फिर किसी खंडर में ले जाता था। वो ज्यादातर दोपहर या रात में ही वारदातों को अंजाम देता था। वो बच्चों को गला घोट कर ही मारना पसंद करता था। मारने के बाद वो बच्चों को किसी गार्बेज डंप यार्ड में फेंक दिया करता था या फिर क्राइम सीन पर ही छोड़ देता था। वो लाश को ठिकाने लगाने का ज्यादा एफर्ट नहीं करता था, क्योंकि जिन बच्चों को वो शिकार करता था वो ज्यादातर या तो लवारिस होते थे या फिर बहुत गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते थे, जिनकी वजह से उनकी कोई खास सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए वो बिना किसी डर के आराम से अपनी वारदातों को अंजाम देता था। रविंदर ने पुलिस को बताया था कि वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास रहा करता था और किसी भी जगह पर वो 2 या 3 महीनों से ज्यादा नहीं रुका करता था। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में रविंदर ने अपने शब्दों में कहा, मैं असलियत में अपने कर्मों के लिए दोषी हूँ। जब मैं अपराध करता हूँ मैं सोचता हूँ मैंने जो किया था वो गलत था, लेकिन जिस पल मैं शराब के नशे में हो जाता हूँ तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो देता हूँ और कभी कभी एक आदमी को अपना कंट्रोल खोने की जरूरत भी होती है। कुल मिलाकर उसका जुमला मेरी समझ से तो परे है। मगर वहीं पर इस पूरे केस का दूसरा पहलू भी है। जब रविंदर गिरफ्तार हुआ था तब उसके माँ बाप को पुलिस ने थाने बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर रविंदर के माँ बाप बिल्कुल शॉक थे। रविंदर के पिता ब्रह्मानंद ने मीडिया को बताया कि ये पूरा केस फैब्रिकेटेड है। उनके बेटे को पुलिस ने बहुत मारा है और जबरदस्ती उससे ऐसे बयान दिलवाए हैं।
रविंदर के पिता कभी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बातों से सहमत ही नहीं हुए। उनके अकॉर्डिंग उनका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बचपन से ही बेहद डरपोक है। जब रविंदर छोटा था और स्कूल में उसको कोई लड़का पीट दिया करता था, तब वो डर का घर भाग आता था। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका डट का सामना भी कर सके, इसलिए उसके लिए ऐसा जुर्म करना मुश्किल था। और खास बात यह थी कि उसके बयानों में भी काफी फर्क था। पहले उसने 15 बच्चों की हत्या और रेप करने का जुर्म कबूला, फिर और पूछताछ में उसने ये संख्या और भी ज्यादा बताई। इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी संख्या सही है और कौन सी संख्या गलत है। जिस बीबीसी के रिपोर्टर ने रविंदर का इंटरव्यू लिया था, उसने बताया कि रविंदर के बयानों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ये सारे बयान रटे रटाए हों। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको ऐसे बयान देने के लिए ट्रेंड किया गया हो। लेकिन वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना था कि बार बार मीडिया को इंटरव्यू देने की वजह से उसके शब्द एक जैसे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि रविंदर के बयान रटे रटाए हों। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने रविंदर को शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं मारा था, उसको किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया गया था, वो खुद ही तोते की तरह सब कुछ बकने लगा था। कोर्ट में केस चला और कोर्ट में भी रविंदर ने अपने सारे गुनाह कबूल लिए थे। वहीं पुलिस भी अपनी चार्जशीट पर मजबूती से खड़ी थी। कोर्ट ने रविंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई और अब वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस तरह से ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा और एक खतरनाक शख्स इस समाज में अब खुला नहीं घूम रहा है। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।